देखिए, माई सेल्फ विक्रांत यादव और आज जो आप देख रहे हैं वो बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर की मैं बात करूं जो हमने उसमें पढ़ा था, सबसे पहले बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन किया था जिसमें हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया था, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, एक ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज। क्लियर है? टेस्ट के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से पढ़ सके थे, शुगर और नॉन शुगर। और ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज में हमने 3 भागों में बांटा था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, जिसे ओलिगोसैकेराइड या बोल रहे थे लास्ट में पॉलीसैकेराइड। 3 भागों में हम उसे पढ़ रहे थे। पहला जो भाग पढ़ा था मोनोसैकेराइड, उसका भी हमने क्लासिफिकेशन किया कि इसके अगर बात है 2 भागों में, भाई उनके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हमने 2 भागों में बांट दिया, डिवाइड किया था। क्योंकि हमें पता है 20 मोनोसैकेराइड अभी जो आज तक सर्च है ऑल वर्ल्ड की बात करूं तो जिसमें से हम हमारे जो सिलेबस में 2 ही चल रहे थे, वो मोनोसैकेराइड में उनको क्लासिफाई कर रहे थे उनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। एक तो एल्डोज, दूसरा कौन सा था, कीटोज की बात करें। एल्डोज का जो एग्जांपल लिया था हमने ग्लूकोज लिया था, कीटोल का जो एग्जांपल ले रहे थे, कीटोज का सॉरी, उसका जो एग्जांपल लिया था फ्रक्टोज लिया था। फिर ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया, क्या ग्लूकोज होता है, उसकी हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, उसकी खुद की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी के अगर उसी से ग्लूकोज से रिलेटेड एक टॉपिक है, वो है उसका कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्लूकोज। कॉन्फिगरेशन एक विन्यास होता है, उसका अरेंजमेंट होता है कि कैसे उसकी स्ट्रक्चर का कॉन्फिगरेशन है, कौन कौन से उसमें ग्रुप होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी उनमें डिफरेंस होती है। एक इसमें एक वर्ड भी आएगा भी थोड़ी देर में पढ़ने वाले। बट ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने पहले भी बनाई थी भाई। इसमें अगर फर्स्ट पोजीशन पे अगर नंबरिंग की बात करें भाई, इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, यहाँ पे हमें पता एल्डिहाइड भी है, नीचे एल्कोहल भी है। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये सारी 2 डिग्री एल्कोहल है। बाकी ये पढ़ चुके थे स्ट्रक्चर के बारे में। कौन सा प्राइमरी अगर बात है, सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप किसे लेंगे, नंबरिंग कहां से, अगर इसे कार्बन, इसे C1 कार्बन बोलते हैं, इसको C2 कार्बन, इसको C3 कार्बन, या इसे C4, इसे C5। अब एक चीज और आती है, जहां पे क्रॉस लाइन आपका एक चैप्टर चलेगा स्टीरियो केमिस्ट्री, वहां पे चलेगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा अच्छे से। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें अगर कोई यहाँ पे ए ग्रुप लगाए, बी लगाए, यहाँ पे सी लगाए, कोई डी लगाए, एक छोटा सा ब्रीफ अकाउंट उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये पोजीशन होती है जहां पे वो लाइन क्रॉस कर रही है, वास्तव में वहां पे होता क्या है, एक कार्बन होता है। क्लियर है? वहां पे कार्बन अवेलेबल है, और जो कार्बन है वो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका होता है sp3। फिशर प्रोजेक्शन के कारण अगर बात की जाए, उसने रिप्रेजेंट किया है sp3 कार्बन या sp3 कार्बन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया कि अलग ही टाइप की स्ट्रक्चर से, कि भाई 4 हमें पता है कि अगर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है या उसकी ज्योमेट्री बता वो टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन एक तरीके से हम सामने से देखते हैं तो अगर बात है उसे ऐसे शेप में लिया, एक क्रॉस लाइन के रूप में लिया जिससे अलग अलग ग्रुप लगे हुए थे, और जो कार्बन था ये जो सेंटर पे, ये कार्बन कौन सा लिया उसने, sp3 कार्बन लिया। sp3 के अकॉर्डिंग हमें पता है जब sp3 कार्बन होता है तो उसके लिए जो साइड आइटम होते हैं वो 4 होते हैं, तो इसमें भी साइड आइटम कितने, 4 है। तो यहाँ पे जहां पे लाइन क्रॉस कर रही है वहां पे क्या अवेलेबल है भाई, दिख रहा है आपको, कार्बन है। ये तो क्लियर है भाई, C1 कार्बन, इसको C2 बोलेंगे, C3, C4, C5, और ये लास्ट वाला कौन सा बोला जाएगा, C6 बोला जाएगा। ये लाइन यहां तक क्लियर है। अब इसकी ज्योमेट्री में कौन से केस आते हैं, अब इसमें एक वर्ड आता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, देखिए कायरल कार्बन क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफिकल्ट सारी चीजें। ये जो आज का आपका जो लेक्चर है वो सारा समझने का है, तो ध्यान से इस लेक्चर को एक बार बिल्कुल एक कंसंट्रेट करके आराम से देखना चाहिए। वीडियो को प्रीवियस दोबारा से अगर बात है बैक करके, बैकवर्ड तरीके से इसको बार बार देख के, लेकिन कंसंट्रेट करके पढ़ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन की कुछ एक रूल होते हैं कि अगर बात है कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है कि कायरल कार्बन जैसा कार्बन भाई उससे एक तो चारों वैलेंसी डिफरेंट जुड़ी हो कार्बन की। एक तो कार्बन सबसे पहले जो कायरल कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें। अगर बात करें इन चारों में से, अगर यहां पे सारे की मैं बात करूं तो किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब इस कार्बन की मैं बात करूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप काउंट करोगे भाई, इसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, प्लस में कार्बन के हम लोन पे है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है। हमें एक तो चीज है कि sp3 कार्बन ही अगर बात है कायरल कार्बन हो सकता है, और भी एक रूल है। अब इस कार्बन की मैं बात करूं भाई, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा, एक चीज यहां पे देखना भाई, इसको अगर ध्यान से देखना भाई, यहां पे एक तो 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है हमारा OH समूह है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सिग्मा 4 बना रखे। इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा होगा, sp3। लेकिन ये चीज तो फॉलो हो रही है कि भाई कायरल कार्बन sp3 तो होता है, लेकिन सेकंड टर्म्स और है कि कायरल कार्बन वो होता है उसके से जुड़े हुई जो सारी वैलेंसी होती है, मतलब सारे जो एटम या कोई ग्रुप जुड़ा है वो सारे सेम नहीं होने चाहिए।
भाई इसमेमें दो एटम, भाई दो हाइड्रोजन क्या है, दो एटम क्या है, सेम। जैसे कि मैं बात करूं भाई इस कार्बन से एक तो OH समूह जुड़ा है, एक H समूह जुड़ा हुआ है, एक CHO और एक इसके रेस्पेक्ट में पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। चारों वैलेंसी कार्बन की क्या है, अलग अलग है। मतलब किसी इस पॉइंट से मैं बात करूं, इधर तो भाई CHO है, इधर OH है, इधर H है और नीचे पूरा ग्रुप ही है, तो सारी चीजें क्या जुड़ी हुई है, अलग अलग। एक तो कायरल कार्बन के लिए भाई रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि वो जो कार्बन होगा, जो कायरल कार्बन जिसे मानेंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरी उससे जो चारों वैलेंसी जो उसकी होगी वो डिफरेंट होना चाहिए, वही कार्बन या वही पॉइंट अब क्या बोला जाएगा, कायरल कार्बन बोला जाएगा। इस कार्बन को नीचे वाले अगर मैं बात करूं, इसको देखना भाई, जो ये था CH2OH जो है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन सेम जुड़े हैं, तो इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। क्लियर है? कायरल कार्बन की आपको एक अगर बात है डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कौन कौन से कार्बन अगर बात है कि कायरल कार्बन है, भाई ये वाला कार्बन की बात करूं, इससे चारों वैलेंसी डिफरेंट है। देखना इधर OH है, इधर CHO, इधर H और नीचे पूरा ग्रुप है। तो ये अगर कायरल कार्बन को एक स्टार से रिप्रेजेंट करते उस पर स्टार लगा देते हैं। इस कार्बन यहाँ पे जो कार्बन है, देखिए इधर तो H जुड़ा है, इधर OH, इधर अलग ग्रुप हो गया, नीचे इसके पूरा ये ग्रुप अलग ही हो गया। तो ये भी एक कैसा कार्बन है भाई, कायरल कार्बन है। उसके नीचे वाले की मैं बात करूं, ये भी कैसा कार्बन है भाई, कायरल। और ये भी मैं बात करूं तो कैसा है, देख लेना, चारों वैलेंसी एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। वैलेंसी मतलब उससे जुड़े हुए ग्रुप या आइटम सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर है? तो भाई ये तो हो गया कायरल कार्बन की डेफिनेशन। क्लियर है? तो ये ग्लूकोज का एक रिप्रेजेंटेशन है। इस चीज के कॉन्फ़िगरेशन में एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं हम, DL कॉन्फ़िगरेशन। अब DL कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक तरीके का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, ये बेसिस है। अगर अमीनो ग्रुप वाले समूह की बात करें, आपके जो अगर बात है जो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, इसके ग्रुप के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन दिया गया जिसको DL कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर बात की जाए किसी भी, अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया है, उसमें आप नंबरिंग कर रहे हो, देखना केस अगर बात है इसमें जो नंबरिंग होगी कहां से होगी, भाई आपको फंक्शनल ग्रुप की आपने IUPAC में पढ़ा होगा। और उसकी प्रायोरिटी की मैं बात करूं, जैसे कि हम भाई नंबरिंग सबसे पहले किस ग्रुप को देते हैं, भाई एल्डिहाइड, अगर सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके एल्डिहाइड को देते हैं भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं कीटोन को, अगर बात करूं उसके, अगर फिर भी अगर उसके फर्दर अल्टरनेट हम फिर भी चलते हैं, जैसे कि एल्कोहल हो गया, एल्किल हैलाइड। अगर मैं बात करूं एल्कोहल या एल्किल हैलाइड, ये एक फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर है। नंबरिंग सबसे पहले किधर से करेंगे, वो प्रायोरिटी का ऑर्डर है। अब देखो एक तो इधर ऊपर तो एल्डिहाइड ग्रुप है और नीचे क्या है, एक एल्कोहल ग्रुप है। बस सबसे पहले हम ये बात की जाए किसको नंबरिंग पहले देंगे, कार्बोक्सिलिक को देंगे, एल्डिहाइड को देंगे, कीटोन को देंगे, एल्कोहल, ये उसका ऑर्डर है। प्रायोरिटी नंबरिंग, प्रायोरिटी के नंबरिंग का ऑर्डर है। भाई एल्डिहाइड की प्रायोरिटी पहले है, एल्कोहल की दिख रहा है, एल्डिहाइड पहले आता है, एल्कोहल तो बहुत बाद में। नंबरिंग कहां से करेंगे, ऊपर से करेंगे ना कि नीचे से। और जिसका प्रायोरिटी और ऑर्डर पहले, वो एक अगर बात है मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, वो आपका प्राइमरी या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा। नंबरिंग उसी के बेसिस के आधार पे की जाएगी। IUPAC नेमिंग भी उसी मेन फंक्शनल ग्रुप उसे मानते हुए की जाएगी। ये एक IUPAC का अगर दूसरा एक अलग से लेक्चर पढ़ेंगे, जो क्योंकि 12th में आपकी IUPAC भी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आप 11th में भी पढ़ के आते हो, लेकिन जो 12th में चलती है वो आपकी फंक्शनल ग्रुप वाली चलती है मेन। क्लियर है भाई? तो ये चीज हमने अभी देखी। अगर बात है अब इसमें DL कॉन्फ़िगरेशन का रोल कहां आता है, कैसे DL कॉन्फ़िगरेशन को हम चीज करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड तो करता है जो उसमें एक तो OH और H ग्रुप के बेसिस पे इस विन्यास को या इस कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड किया जाता है। अब बात की जाए सबसे पहले की, जो अगर बात हम कायरल कार्बन को इंडिकेट करते हैं, भाई आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया है, उसमें आपसे पूछ ले कि भाई इसमें D कॉन्फ़िगरेशन है, इसका L कॉन्फ़िगरेशन है, इन दोनों में से एक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। वो डिपेंड करता है OH और H के बेसिस पे, और वो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल कार्बन वाला। मैं बात की जाए नंबरिंग आपने ऊपर से की, फिर इसमें से सबसे पहले आपने कायरल कार्बन को इंडिकेट किया है, वो तो आप पहले पढ़ चुके हो। इसमें 4 कायरल कार्बन है, इंडिकेट हो गए। उसके बाद मैक्सिमम नंबर वाला कायरल कार्बन कौन था, भाई ये तो 1 नंबर पे आता है, तो कायरल है ही नहीं। फिर कायरल सेंटर कौन सा, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 5 नंबर मैक्सिमम नंबर, आपका जो डिजिट है वो मैक्सिमम रहे। तो सबसे मैक्सिमम नंबर पे कायरल सेंटर कौन आ रहा है, जिस पर OH और H जुड़ा है, 5। ये जो ग्रुप है ये डिसाइड करता है DL कॉन्फ़िगरेशन को। अगर बात है कि ये जो ग्रुप है अगर राइट में है तो कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा D, और ये ग्रुप अगर लेफ्ट में है तो कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा L। बस इतना सा कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड की नंबरिंग करनी है, किस नंबरिंग करने के बाद उसमें इंडिकेट करना है कि कायरल कार्बन कौन से हैं। क्लियर है? कायरल कार्बन आपने देखा था कि सबसे पहले तो sp3 होना चाहिए, दूसरी टर्म्स क्या है, उससे जुड़ी हुई जो भी वैलेंसी हो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इंडिकेट करने के बाद मैक्सिमम नंबर वाला जो कायरल सेंटर है उसमें जो OH अगर लेफ्ट साइड है
सॉरी राइट साइड है तो कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या बोला जाएगा, डी कॉन्फ़िगरेशन, और लेफ्ट साइड है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाएगा, एल बोला जाएगा। लेफ्ट तो समझ जाओगे एल से, और डी राइट की मीनिंग में आ जाएगा। अब जो ग्लूकोज होती है, एक टर्म्स और आती, ग्लूकोज जो होती है वो होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होती है उसके लिए जो साइन यूज किया जाता है वो पॉजिटिव यूज किया जाता है। जो ग्लूकोज होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, अभी बताएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होती है। इसलिए जो भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन का जो नाम हो जाएगा भाई, ग्लूकोज सिंपल सी टर्म से हमेशा प्लस ही यूज होगा। अगर लेवियो रोटेटरी और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी दोनों क्या होते हैं, क्या मीनिंग है, अभी तो आपके लिए पहली बार आप वर्ड सुन रहे हो तो इस चीज से ध्यान, टेंशन मतलब होते क्या हो मैं बताना। इसके लिए जो नाम आएगा भाई, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन OH किस में, राइट में, तो नाम आएगा डी। और हमें पता है ग्लूकोज जो होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। अभी ये नहीं पता कि होती क्या है, लेकिन होती है बताऊंगा कौन सी टर्म से। इसलिए जो वर्ड यूज होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर डैश, और किसके लिए बात कर रहे हैं, ग्लूकोज। क्लियर। तो इस जो ग्लूकोज का नाम दिया जाएगा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अगर मैं बात करूं इसी कंपाउंड के मिरर इमेज की, इसी कंपाउंड के, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो नंबरिंग का, इसको याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपके आईपीएससी में भी दिक्कत दे रहा होगा, यहां पे भी। अगर टर्म से इसी की मैं मिरर इमेज बनाऊं तो कैसे बनेगी भाई, देखना। ये जो आपका एल्डिहाइड है, यहां पे नीचे CH2OH है। अब मिरर इमेज में जो इस साइड था उसमें कहां दिखेगा भाई, इस साइड दिखेगा, सॉरी। अब H इसमें इस साइड है तो इसमें अगर बात है इस साइड, मिरर इमेज में हमें पता है कि वो सामने दिखता है। अब OH इस साइड है तो H है वो दूर की तरफ दिख रहा होगा, और OH इस साइड है तो जो H है उस साइड दिख रहा होगा। भाई एक दूसरे के मिरर इमेज तो आपको पता ही, फंक्शनल ग्रुप के मिरर इमेज, सॉरी। ये जो कंपाउंड है दुनिया में अगर बात है, दोनों के दोनों अवेलेबल वास्तव में जो नेचर में पाया जाता है, उस टाइप की ग्लूकोज पाई जाती है, उसका मिरर इमेज भी हम बना सकते हैं आर्टिफिशियली लैब में। इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में समझ जाएगा क्या मिरर इमेज, क्या सुपर इम्पोजिबल, बहुत से नए नए केस हैं। ये थोड़ा सा चैप्टर में जो कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आपका जब भी चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री चलेगा वहां पे आसानी से समझ में आएगा केस। इसमें वही सेम टर्म्स करते हैं भाई, कायरल कार्बन को इंडिकेट करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये सारे के सारे 4 कार्बन जो इसमें जो कायरल कार्बन है, क्योंकि ये sp3 है, ये भी और ये भी, साथ में इनकी जो वैलेंसी है चारों जिनसे वो जुड़े हैं जिस एटम या ग्रुप से, वो भी क्या है, सारे डिफरेंट है। फिर नंबरिंग करते हैं भाई, एल्कोहल साइड से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे, एल्डिहाइड। हमें अभी प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था 3, 4, 5 और 6। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल सेंटर को हम बॉक्स में डाल लेते हैं, वहां पे चेक करते हैं जो OH है वो किस साइड है। आपको दिख रहा है किस साइड है, लेफ्ट। इसके लिए वर्ड क्यू या यूज होगा L। साथ में हमें पता है ग्लूकोज जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है उसके लिए जो साइन यूज होता है वो होता है पॉजिटिव, और साथ में हमें पता है ये क्या है भाई, ग्लूकोज है, सॉरी। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये आपकी डी पॉजिटिव ग्लूकोज और ये आपकी L पॉजिटिव ग्लूकोज। तो ये आपका डी और L कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है। अब बात आती है कि एक तो अगर ब्रीफली अकाउंट में बताऊंगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बात है कि स्टीरियो में तो वैसे आसानी से पूरा टॉपिक ही चलेगा, अगर इसे इसी टॉपिक में हम पढ़ाते हैं तो बहुत लंबा लेक्चर खींच जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बता देते हैं। बट डेक्स्ट्रो एक होती PPL लाइट, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखना PPL लाइट क्या होती है, इसमें कई वर्ड आएंगे, स्टीरियो के वर्ड हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवियो रोटेटरी। ये 4-5 वर्ड है जो आपको परेशान करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन परेशानी की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टीरियो यही बताती है, यही सारे टॉपिक पढ़ा रही होती है। अब प्लेन पोलराइज क्या होती है कि अगर बात है आपकी जो सनलाइट होती है, आपकी जो ऑर्डिनरी लाइट है, जो साधारण सिंपल लाइट है जो सन से आती है, आपको पता 7 रेडिएशन से बनी है। आप सिंपली अगर बात करें, एक एग्जांपल से ले लेता हूं, आपने लाइट ली भाई, जैसे कि आपका ही सन है, यहां से रेडिएशन आई, आपकी पता जो भी रेडिएशन आती 7 आती है, विबजोर जो आपने पढ़ी है। ये किसी चीज पे आपने भाई कोई भी सरफेस है जिस पर गिर रही है, बस सनलाइट दीवार पे आके गिर रही है, आपने क्या किया, जो 7 कलर आपने रेनबो जो देखा, रेनबो में आपको सारे कलर दिखते हैं, माना यहां तक आपको एक कलर दिख रहा, दूसरा दिख रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। आपने क्या किया, यहाँ पे एक होल कर दिया, तो हमें पता वो वाला कलर कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। भाई हमने एक दीवार लगा दी, दीवार में जो हमने मान लिया कि यहाँ पे भाई कौन सा था, ब्लू कलर था, वहां पे उस दीवार में वहां ब्लू कलर वाले की होल कर दिया, तो ब्लू कलर आगे निकल जाएगा। देखा ना, कभी दीवार पे लाइट गिरती है, उसमें उस होल पे लाइट गिरती है, तो एक लाइट की बीम अलग से, एक रे, उसकी रेडिएशन निकल के लग जा रही होती है, उस लाइट को हम यहां लेते हैं, माना वो लाइट यहां पे गिर रही है। अब देखिए, माना ये लाइट ये चीज है, देखना भाई एक बार,
इसको अगर टर्म्स की बात करूं, आपका एक प्रिंसिपल चलता है कि अगर एक रूल चलता है आपका, थ्योरी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, एक प्रिंसिपल चलता है फिजिक्स में। वो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, कोई भी जो लाइट की जो बीम होती है उसका जो वाइब्रेशन, माना कि एक रेडिएशन है, ये आपकी लाइट की जो रेडिएशन है वो वाइब्रेट करती हुई चलती है हर डायरेक्शन में। उसका एवरी डायरेक्शन में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन करती हुई चलती है जो लाइट की रेडिएशन होती है। ये आपकी ऑर्डिनरी सिंपल एक लाइट है, एक कलर है आपका, जो हर डायरेक्शन में क्या करती हुई चल रही है, वाइब्रेट करती हुई चल रही है। ये थ्योरी है आपकी, लाइट प्रोपगेशन आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग। अब इसको इसी लाइट को हम निकाल रहे हैं, आपका एक निकोल प्रिज्म होता है। प्रिज्म आप जब कभी भी आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पे प्रिज्म का एक रोल आएगा। प्रिज्म में से जब इस लाइट को निकालते हैं तो ये जो वाइब्रेशन होता है वो जो अभी तो हर डायरेक्शन में हो रहा था वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, एक सिंपल एक ही डायरेक्शन में अपने आप हो जाता है। भाई जो सन की लाइट थी उसमें से आपने एक ऑर्डिनरी लाइट को निकाल लिया। वो एक प्रिंसिपल आपके फिजिक्स में चलता है कि भाई जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हुई चलती है। उस लाइट को हमने निकोल प्रिज्म में से निकाला तो लाइट का जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन का वन साइडेड हो गया, एक ही डायरेक्शन में क्या करने लगी, वो वाइब्रेट करने लगी। और उसी लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर है, ये वर्ड प्लेन पोलराइज लाइट यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात आती है डेक्स्ट्रो लेवियोमिक की कहानी है। अब इस लाइट को हम यहां लेके आते हैं, यहां तक तो क्लियर होगा। पे पीछे एक बार इसको दोबारा भी आप रिवर्स करके देख सकते हो। आपने जो प्लेन पोलराइज लाइट है आपको मिल गई, जो इसमें भाई एक ही डायरेक्शन में काम करती है। अब आपने इसको ग्लूकोज पे, या आपने इसमें ग्लूकोज का आपने क्या ले लिया भाई, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। इस लाइट को उसमें से भाई कांच का आपने कंटेनर लिया, उसमें ग्लूकोज भर दी एक्वस सॉल्यूशन में अच्छे से घोल के। इस लाइट को आपने इस पर क्या किया, इंसिडेंट किया, डाला, मतलब इससे इस पर इंसिडेंट किया। क्लियर है। इसमें से क्रॉस होने के बाद ये लाइट, दो केस हो सकते हैं, जो लाइट एक डायरेक्शन ये रोटेट हो जाए राइट साइड में, दो केस होते हैं। या तो ये जो प्लेन का जो डायरेक्शन था, जो एक सिंगल डायरेक्शन था, वन डायरेक्शन, वो रोटेट हो गया, एंगल रोटेट हो गया थोड़ा सा राइट में। या क्या हो सकता और की मैं बात करूं, ये तो सॉरी आपने यहां तो किया था, या कहां हो जाए, लेफ्ट में हो जाए। या तो भाई जो प्लेन पोलराइज लेफ्ट में, सॉरी राइट में अगर थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए, या क्या हो जाए थोड़ी सी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है लाइट तो वो चीज बोली जाएगी, जो रोटेशन कहलाएगा वो लेवियो रोटेटरी बोला जाएगा। और जो रोटेशन अगर राइट में हो गया तो बोला जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो ग्लूकोज होती है उसके सॉल्यूशन में जब भी प्लेन पोलराइज लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, डाला जाता है, तो जो प्लेन पोलराइज जो राइट में क्या हो जाती है, थोड़ी सी रोटेट हो जाती है। तो इसलिए ग्लूकोज को जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेफ्ट में रोटेट हो जाए तो लेवी रोटेटरी बोला जाता है। ये सिंपल सी चीज है जिसे हम स्टीरियो केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा एक ब्रीफली अकाउंट हमने थोड़ा सा इसके बारे में हल्की सी डिटेल लिए, ताकि आपको बार बार वो सोचना ना पड़े, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाती है। कोई टॉपिक थोड़ा सा भी अगर एक वर्ड आ जाए, थोड़ा सा भी हाइपर हो जाए, आपको पहले उसकी अगर बात इच्छा होती है उसे सीखने की, तो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा, बाकी इसकी विद डिटेल कंप्लीट डिटेल में हम कहाँ पढ़ रहे होंगे, स्टीरियो में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद जो नंबर आता है आपका, वो नंबर आता है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, अगर बात है ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ने की जरूरत क्यों आई। मेन चीज है कि जो कुछ ऐसे केस में देखा गया कि जब ग्लूकोज क्रिस्टलॉइड फॉर्म में थी, ग्लूकोज आपने पढ़ा है कि सॉलिड होती है और आपने देखा है क्रिस्टलीन होती है, लेकिन जब आप, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, चीनी को आपने पानी में घोल दिया, वो एक्वस में हो गई, आप सोलिडिफाइड नहीं हो। सोलिडिफाइड नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन में हो, तो ग्लूकोज की आपको स्ट्रक्चर जो भी थोड़ी देर पहले बनाई वो मिल रही थी। लेकिन जब ग्लूकोज को क्रिस्टलॉइड फॉर्म में देखा गया कुछ हीट करने पे, आपने ये चीज भी देखी, पानी में हमने चीनी को घोल दिया और पानी को हम गर्म कर रहे हैं, पानी वेपराइज हो जाता, नीचे चीनी वापस से आपको प्राप्त हो जाती क्रिस्टलॉइड फॉर्म में, मतलब वो क्रिस्टलाइन हो जाती हो। इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो सेम केस ग्लूकोज में है, जो ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन होता है उसमें वेपराइज, मतलब वो अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन में घोली भी हुई है और उसे वापस से सॉलिड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसे क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो इसकी शेप में या इसकी अगर बात है स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आता है, जिससे हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं। साइक्लिक का मतलब समझ रहे हो, अभी तो ओपन जो आपने थोड़ी देर पढ़ी एक चैन में थी, अलग है, कहीं साइक्लिक फॉर्म में नहीं थी। तो साइक्लिक फॉर्म में कैसे देखा गया, कुछ साइंटिस्ट ने कैसे चेक किया, तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए गए, जैसे 2,4-DNP टेस्ट किया गया, एक सिफ टेस्ट किया गया, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को शो करते हैं।
भाई जो सिप टेस्ट होता है और 2,4 डीएनपी टेस्ट आपके लेबोरेटरी में, ये जो इंडिकेशन शो करता है, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, ये चेक करने के लिए ये होता है कि उस भाई जिस कंपाउंड पर ये अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है। क्लियर है। दूसरा हमने एक चीज करते हैं भाई, हाइड्रोक्सिल एमीन, हमने रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में भी पढ़ा, उसमें हाइड्रोक्सिल एमीन की जो रिएक्शन कराई थी वहां पर देखा था आपने NH2 ग्रुप में जो H2 थे वो किसी कार्बोनिल के ऑक्सीजन से जुड़ के निकल रहे थे। मतलब कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी हाइड्रोक्सिल एमीन भी बताता है। तो हमने तीनों टेस्ट किए तो तीनों ही टेस्ट फेल हो गए। मतलब तीनों टेस्ट में क्या मिला कि एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं है। तो इसका मतलब, और हमें ये भी पता है कि जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस होता है। तो ये डिटेल को पढ़ने के लिए एक नई एक स्ट्रक्चर दी गई ग्लूकोज की, वो है आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखिए क्या होती है, उसे भी पढ़ते हैं। देखिए भाई, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की मैं बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने फिर बताया कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए 3-4 टेस्ट किए गए, जैसे 2,4 डीएनपी टेस्ट। एक तो 2,4 डीएनपी टेस्ट। यहाँ पे डीएनपी का मतलब क्या होता है भाई, 2,4 अगर बात करें, डी का मतलब यहाँ पे डाई होता है, एन का मतलब नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ है। तो इसको 2,4 डीएनपी टेस्ट है। उसके अगर बात करें आपका जो सिप टेस्ट है इसका, आपका सिप टेस्ट बात करें या हाइड्रोक्सिल एमीन की मैं बात करूं, ये जो चीजें हैं भाई, हाइड्रोक्सिल एमीन तो जो होती है इसकी टर्म्स में, ये तो कार्बोनिल ग्रुप को भी डिफाइन करती है। लेकिन जो सिप टेस्ट होता है, जो 2,4 डीएनपी टेस्ट होता है, ये जो सेलेक्ट किए जाते हैं, किन के लिए किए जाते हैं, ये आइडेंटिटी के लिए किए जाते हैं। अगर बात करें एल्डिहाइड ग्रुप की, अगर बात है जब हमने देखा गया, जब इसकी क्रिस्टलोइड स्ट्रक्चर थी ग्लूकोज की, तो ये दोनों टेस्ट में फेल हो गया। तो ग्लूकोज की एक नई स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, जिसे अगर बात है कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए क्या होती है, कैसे बनती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखना, मैं ग्लूकोज की मैं बात करूं, अभी आपने ग्लूकोज पढ़ा, ये वाली टर्म्स होती है। अगर डबल बॉन्ड H, यहाँ पे आपने देखा था OH होता है, H होता है, OH OH H OH H, अगर सॉरी H, और यहाँ पे बात करूं CH2 OH। यही टर्म्स पढ़ी थी भाई, यही चीज आप पढ़ते आ रहे थे, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आप देखते आ रहे थे। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में दो केस हो जाते हैं भाई। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दो टाइप से, एक साम्य में इक्विलिब्रियम में आ जाती है। वो केस क्या होता है, यहाँ पे जो हम लास्ट वाला जो कायरल कार्बन था, जो इसके कॉन्फ़िगरेशन को डी और एल को इंडिकेट कर रहा था, उससे जुड़ा हुआ कायरल पर OH ग्रुप दिख गया भाई। ये वाला जो ग्रुप अटैक करता है, ये अटैक करता है इस वाले कार्बन पर, और जिस कार्बन पर अटैक करता है उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन अटैक वाला कार्बन को नहीं, उस पर क्या है केस, एनोमेरिक किसे कहते हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं। अब इस केस में अगर सिंपल तरीके से आप समझो, अगर यहाँ पे तो आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से हो जाते हैं, मैं ऐसे कहूँ इजी तरीके से समझने के लिए, और इजी तरीके से इसे समझते हैं। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, सिंपल देखना भाई, ब्रेक करता हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलता है, H पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन की कम, ऑक्सीजन की ज्यादा, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। उसके अलावा जो पाई बॉन्ड होता है, इस पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूं तो इस पर तो आएगा माइनस प्लस। अब इसमें बॉन्ड होके हटानी है। अब देखो यहाँ पे कहाँ कौन सी चीज जुड़ेगी भाई, ये हाइड्रोजन जो अलग होके गया, ये कहाँ जाके जुड़ेगा, आपको सिंपल दिख रहा भाई, हाइड्रोजन H प्लस कहाँ जाके जुड़ गया। अब ये माइनस यहां से ऐसे उठ के थोड़ी जाएगा भाई, ये कोई अलग एटम इस साइड से तो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ये बॉन्ड बनाएगा उस वाले कार्बन से। ध्यान से देखना, बस यही चीज समझने की है। ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है, यहां से अटैक करके किससे बॉन्ड बनाएगा भाई, इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। पहले ये ओपन चेन में था, अब ये एक रिंग बन जाएगी। और कितने मेंबर रिंग बनेगी, अब हो क्या सकता है भाई, ये जो OH ग्रुप था भाई, या तो इन OH ग्रुप वाले साइड हो सकता है, पर जरूरी है कि जो हमने अब OH इस साइड लिखा है, मे बी भाई दो केस हो सकते थे भाई, या तो ये OH अगर बात की जाए किस साइड हो सकता है, राइट में हो जाए, या कहां हो जाए, लेफ्ट में हो जाए। भाई दो ही तो केस हो सकते हैं, सिंपल सी। माना कहां हो गया, लेफ्ट में हो गया भाई, ये इधर ना होके, सॉरी देखना भाई, अगर ये OH अगर बात की जाए, माना कि इधर हो गया, इधर H, ये जो आपका कार्बन था, और ये आपकी सेम वही कार्बन है, आपकी जो टर्म चल रही थी, तीसरे ऑक्सीजन से हमने क्या बनाया, बॉन्ड, जो कि किससे बॉन्ड बना रहा, इस कार्बन से। बाकी एज इट इज, और ये आपका CH2 भाई। या तो एक तो टर्म्स ये बनी है, दूसरी टर्म्स इसी की अगर बात है, जो अटैक करने के बाद जो हमने यहाँ से अटैक करवाया था भाई, हम जो OH का अटैक करा रहे थे, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। या दूसरा OH भाई जो इस साइड भी दिखा रहा हूँ, देखो इक्विलिब्रियम के बाद भाई, ये अगर बात है H, उसमें कहाँ से गया, इसमें OH माना कि इधर आ गया। बाकी चीज एज इट इज रही, H
H OH OH H और उसके बाद जो O और यहाँ पे CH2OH और ये बॉन्ड कहाँ बना रखा है भाई यहाँ पे। दो केस हो गए भाई, इसी की जो टर्म्स थी यहाँ पे जो हमने OH लिया था उसके अटैक होने के बाद भाई टर्म्स पहले तो ये थी, और ये ऑक्सीजन अगर अटैक यहाँ अटैक करने के बाद एक हमने पता साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने पर दो केस बन जाते, तो ये वाला और एक ये वाला। अब यही है कि दोनों टाइप अलग अलग, एक में OH इस साइड है, एक में OH इस साइड है, बाकी चीजें सेम है, बट जिस पॉइंट पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है भाई, एक में तो OH उस साइड है, एक में इस साइड है। देखना इसमें OH इस साइड है, सॉरी इस साइड है, उसमें कहाँ है इस साइड है। और ऐसा कार्बन जिस अकेले एक ऐसा कार्बन है जिस पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी दोनों में हर चीज सेम है। तो ये जो कार्बन बोला जाता है, कार्बन की नंबरिंग भी हमने की थी, इसको C1 कार्बन बोले, इसको C2 कार्बन, ये C3 कार्बन, C4 और ये कौन सा C5। तो C1 कार्बन कौन सा कार्बन बोला जाता है ग्लूकोज में? एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। एक नया वर्ड आ जाता है भाई एनोमेरिक, याद रखना ये आपका ए है, एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। क्लियर है? C1 कार्बन जो ग्लूकोज होता है बस अकेला अगर बात है, और जो ग्लूकोज होती है भाई, अगर ग्लूकोज में जो OH जिसमें इस साइड आता है इसको तो बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज जिसमें OH इस साइड होता है उसको बीटा ग्लूकोज कहते हैं। क्लियर है? तो ये ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर है। अब ये बोला कि अगर बात है साइंस में ऐसा कहा गया कि बोले थोड़ा अच्छी से दिखने में अच्छी नहीं है, तो एक हावर्थ नाम का साइंटिस्ट आया जिसने एक अलग से स्ट्रक्चर दी, हावर्थ स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। बनाने का तरीका क्या है देखना, उसे बीच में बनाता हूं। हावर्थ ने क्या कहा कि भाई जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है पायरेन जैसी होती है, पायरेन जैसी होती, इसलिए जो ग्लूकोज को जो बोला जाता है वो पायरेनोज भी बोला जाता है, या इसको अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा अगर बात की जाए ग्लूकोज के रूप में पायरेनोज। क्वेश्चन आ जाता पायरेनोज क्या है? अल्फा और बीटा ग्लूकोज जो होती है, अल्फा बीटा ग्लूकोज जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? पायरेनोज। क्योंकि जो ग्लूकोज की जो अल्फा बीटा स्ट्रक्चर बनती है वो पायरेन जैसी होती है। पायरेन क्या होता है? पायरेन एक स्ट्रक्चर है, एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें क्या है, एक ऑक्सीजन होता है, 5 कार्बन होते हैं, टर्म्स है, ये आपकी पायरेनोज होती है। तो पायरेन जो सॉरी ये पायरेन होती है, पायरेन टाइप की इसकी स्ट्रक्चर बनती। कैसे बनती है वो देखना, ऐसी स्ट्रक्चर सेम इसी की तरीके से बनती है, तो देखना। पायरेन टाइप स्ट्रक्चर होने की वजह से ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? पायरेनोज भी बोला जाता है। अल्फा बीटा ग्लूकोज क्या बोली जाती है? पायरेनोज बोली जाती है। याद रखना ये चीजें। अब देखना भाई कितने मेंबर्ड रिंग है, देखना भाई एक तो एक बॉन्ड अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसी केस में या इस वाले में देख लो भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन के देखना ध्यान से, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन किसके डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है? कार्बन से एक बॉन्ड, उसके बाद कार्बन से कार्बन में दूसरा बॉन्ड है, उसके बाद अगर मैं सेकंड टर्म्स की मैं बात करूं भाई, यहां से कार्बन कार्बन के बीच में थर्ड बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन में फोर्थ, इस कार्बन कार्बन में फिफ्थ, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? छठा, और सातवां तो आपको दिख रहा है वो पहला था। तो मतलब कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जिसे मैं बना रहा हूं, जिसके एक मेंबर में बाकी तो भाई देखो एक तो बस बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन है, कार्बन 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 और कार्बन, बस एक जुड़ के किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। मतलब सेम लाइक एक तो ऑक्सीजन है, बाकी क्या है? कार्बन है। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 और छठा क्या है? ऑक्सीजन। क्लियर है? अब देखना हम ऑक्सीजन से इस साइड जब भी चलते हैं तो बनाने का जो इसको बनाने का तरीका है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद नहीं रखना होता, बस एक बार देख लो आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन से जस्ट इस साइड चले भाई, कार्बन ये तो C1 है, इंडिकेट भी कर लेना, ये आपका C1 कार्बन है, ये आपका C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन है, ये C4 है और ये C5 कार्बन है। याद रखना है, इससे आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कई चीज प्रॉपर्टी, C1 कार्बन, C2, C3, C4 और C5। और जो C1 कार्बन है, दोनों में जो C1 कार्बन है वो कौन सा है? एनोमेरिक कार्बन है। ये प्रॉपर्टी याद रखने की होती है। अब देखना C1 कार्बन पे ना बढ़ के हम C5 पे, भाई देखो ये अगर नंबरिंग की थी हमने एल्डिहाइड ग्रुप में, यहां से कर रहे थे 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? तो जो 5 नंबर पे यहां पे अगर बात है, ऑक्सीजन के पास जो नंबर का ये कार्बन है जिसे C5 कह रहे हैं, भाई C5 यही है। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक तो CH2OH और एक क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के जस्ट वाले इस कार्बन पर एक तो H, एक CH2OH, बाकी तो दूसरा कार्बन से बॉन्ड बना ही रहा है भाई। इसके बाद का जो कार्बन है एक तो कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, और उस पोजीशन पे एक तो H जुड़ा है, एक दूसरा क्या जुड़ा है? CH2OH जुड़ा है। कुछ नहीं देखना, जो CH2OH ऊपर है, नीचे जो दिखा है बस इसको हमेशा लिख दो, ऊपर लिख दो, और जो हाइड्रोजन है वो हमेशा यहां कहां लिखोगे? यहां पे। बाकी उसके बाद जो इस साइड आपको दिख रहा है उसको तो हमेशा ऊपर लिखोगे, और इसके इस वाली लाइन की इस साइड जो दिख रहा है उसे हमेशा नीचे लिखोगे। उसके बाद हम इस कार्बन के बाद हम किस कार्बन पर? C4 पर। C4 पर हमने पहले बात की, जो इस साइड लिखा वो ऊपर, मैं इनको मिटा देता हूं वैसे ताकि थोड़ा सा आप उलझो ना।
इस पर जो इस साइड दिख रहा है वो तो हमेशा ऊपर, ऊपर कौन H, और जो इस साइड दिख रहा है क्या दिख रहा है OH, उसको कहाँ लिखोगे नीचे। उससे अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अगले वाले पॉइंट पे ऊपर कौन है OH, नीचे कौन आएगा H। उससे अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं, ऊपर कौन आएगा H, नीचे कौन आएगा OH। उससे अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं, ऊपर कौन आएगा H और नीचे क्या आएगा OH आएगा। बाकी इसको अगर बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है। अब इसको बनाने के लिए सेम वही चीज है, बिल्कुल सेम है जो हमने H ऊपर लिखा है। देखो H उसमें अगर बात है जो इस साइड की टर्म्स को ऊपर लिख रहे थे, लेकिन इसमें ऊपर कौन आएगा OH आएगा। बस इतना सा ही फर्क है, ग्लूकोज की अल्फा और बीटा में कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। एक सिर्फ C1 पोजीशन जो हमने लिखी थी, जो C1 लिख रखी, इस पोजीशन पर H और OH की स्थिति अलग अलग है, पोजीशन अलग अलग है, एक में तो ऊपर है एक में कहाँ नीचे। बस उसी बेसिस पे अल्फा और बीटा दो डिफरेंट ग्लूकोज के रूप में आ जाती है। इसको अगर बनाओ, ये तो अल्फा डी ग्लूकोज थी बना, इसमें सेम तरीका बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। तो बस एक लास्ट पोजीशन जो आ रही है इसमें OH तो कहाँ आ रहा होगा ऊपर और H कहाँ आ रहा होगा नीचे। बस इसी को क्या बोल देंगे बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है। तो भाई जो ये बनी है ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये हावर्थ स्ट्रक्चर किसकी ग्लूकोज की। एक नंबर का है, 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो बना के आनी होती है। ये सिंपली नहीं पूछता, या सिंपल रिएक्शन के रूप में पूछ ले कि साइक्लिक, भाई अगर बात है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो आप ये बना के आते हो। उसके बाद हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो ये बना के आते हो। क्वेश्चन ये भी बनता है पायरेनोज क्या होता है, जो ग्लूकोज की अल्फा बीटा स्ट्रक्चर वो क्या होती है पायरेनोज, क्योंकि उसकी सिमिलरिटी किससे मिलती है पायरेन। पायरेन ने भी बताया था कि 5-6 मेंबर रिंग होती है जिसमें एक हेटेरोएटम होता है, या हेट्रोसाइक्लिक रिंग से बनी होती है। हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक आपने 2 रिंग पढ़ी थी। ओनली कार्बन एटम से बनी रिंग होमोसाइक्लिक, कार्बन के अलावा जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर, वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। क्लियर है। तो ये पढ़ रहे थे भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है, समझ में आया होगा। इसके बाद आपका ये जो मोनोसैकेराइड का जो एल्डोज का एग्जाम्पल क्या था ग्लूकोज, ये कंप्लीट हो गया। अब जो एग्जाम्पल, सॉरी इसमें एक चीज और बच जाती है भाई, एक तो एक म्यूटा रोटेशन रह जाता है कि स्पेशल वर्ड आया है, इसी में एक चीज रह गई, सॉरी फ्रक्टोज को शुरू करने से पहले वो चीज को भी समझ लेते हैं। एक वर्ड आता है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। होता है क्या, जब भी किसी सब्सटेंस का जो एक्वस सॉल्यूशन में अगर स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आता है, भाई आपने ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस मतलब जलीय, वाटर या हाइड्रा सॉल्यूशन जब लेते हैं और उसमें अगर बात है ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन में कुछ चेंज आता है, ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक रोटेशन की बात आ गई। आपने जो पीपीएल लाइट ली थी, अब पीपीएल लाइट आते ही आप लेक्चर में थोड़ा पीछे जाएंगे, जो थोड़ी देर पहले पीपीएल लाइट समझाइए, वहां पे आपने देखा था जो प्लेन पोलराइज कुछ तो या तो लेफ्ट में, अगर सॉरी राइट में कुछ तो शिफ्ट हो गई थी कुछ रोटेशन, या रोटेशन कहाँ हो गया था लेफ्ट में। अब लेफ्ट में हुआ या राइट में, तो कितने एंगल पे हुआ है वही होता है उसका रोटेशन, और एंगल के रेस्पेक्ट में जब वो नापा जाता है किसी परफेक्टली किसी ट्यूब में उसे नापा जाता है, तो स्पेसिफिक रोटेशन के टर्म्स में उसे चेक कर रहे होते हैं। और कोई भी कंपाउंड अगर बात है तो ग्लूकोज में कौन सा हो रहा था भाई, डेक्स्ट्रो रोटेशन तो होता है, और रोटेशन भाई एक बार फिक्स हो जाता है, लेकिन जब उसे किसी एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो उसके रोटेशन में कुछ चेंज आता है। माना कि 55 डिग्री के रोटेशन पे शिफ्ट हुआ था, एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद उसका कुछ घट गया, कुछ चेंज हो गया, 55 की जगह 52 आ गया, 40 हो गया, या बढ़ गया या घट गया। तो जब किसी भी कंपाउंड में ऐसा जो चेंज आता है, उसी चेंज को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। क्लियर है भाई। अगर किसी भी सब्सटेंस को, अगर एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन के अगर उसके स्पेसिफिक रोटेशन में कुछ चेंज आता है, या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो ये चीज अब ग्लूकोज इसी के साथ कंप्लीट हो गया। आपका जो एल्डोज का एग्जांपल था, अब जो एग्जांपल पढ़ते हैं किसका, कीटोज का, और कौन सा, फ्रक्टोज। देखिए क्या होता है, उसे भी रीड करते हैं। देखिए भाई ये रहा आपका सेकंड अगर एग्जांपल, कीटोज का जो एग्जांपल है वो कौन सा आपका, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को कीटो हेक्सोस भी बोलते हैं। हेक्सोस से मतलब यहाँ पे इसमें 6 कार्बन है, और कीटो को मतलब उसमें क्या, कौन सा ग्रुप है, कीटोन। अब देखना आपको दिख रहा है, ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, ये कोई हमारा आर ग्रुप है, ये भी हमारा आर ग्रुप, और बीच में क्या है, कार्बोनिल। वहां पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे भाई इसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन था, तो कौन सा बन गया था, एल्डिहाइड। लेकिन कार्बोनिल के दोनों साइड आर ग्रुप, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, इसलिए कौन सा बन गया, कीटोन ग्रुप हो गया। क्लियर है। और जो फ्रक्टोज होता है वो लेवियो रोटेटरी होता है। पहले बात हुई थी, मतलब जो फ्रक्टोज है वो प्लेन पोलराइज लाइट को हाँ लेफ्ट में रोटेट कर देता है, जबकि ग्लूकोज राइट में उसको क्या कर देता है, रोटेट। इसलिए कौन सा था, डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट में रोटेट करता है तो लेवियो। ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है,
भाई आपकी लाइट को कहाँ, ये अगर बात है जो फ्रक्टोज है वो प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट कर देते हैं, लेफ्ट में, इसलिए कौन से लेवी रोटेटरी होते हैं। लेवी रोटेटरी के लिए जो इंडिकेट साइन किया जाता है वो नेगेटिव, और डेक्स्ट्रो के लिए क्या किया जाता है ब्रैकेट में, पॉजिटिव। तो इसलिए जो ग्लूकोज, अब तीसरा इसका अकॉर्डिंग, इसमें कायरल सेंटर की मैं बात करूं या कायरल कार्बन, भाई ये वाला कार्बन अगर बात करें कायरल कार्बन है या नहीं है, तो चेक करेंगे कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कौन सा, sp3 होना चाहिए, वो तो मिलेगा, चेक कर लो, आपको मिल रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन दूसरा जो केस है कि उसकी चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम जुड़े हैं, इसलिए ये वाला कार्बन कैसा नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है। उसके बाद चलते हैं इस कार्बन पर, ये तो sp2 है, ये तो हो ही नहीं सकता। इस कार्बन पर चेक कर लेना, चारों वैलेंसी अलग अलग है, और ये कार्बन क्या है, sp3, चेक कर लेना इसे भी और इसे भी, ये कार्बन से फिर वही 2 हाइड्रोजन सेम जुड़े हैं। तो इसमें कितने कायरल कार्बन, 3। नंबरिंग, कीटोन में अगर नंबरिंग की बात करें, कीटोन की आईपीएस से नेमिंग की थी, नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से कार्बोनिल ग्रुप नियरर हो। कहां से चलती है भाई, ये C1 कार्बन होगा, ये C2, C3, C4 और C5, और ये कौन सा है, C6 कार्बन है। और डी और एल कॉन्फ़िगरेशन में तो मैक्सिमम नंबर वाला कायरल सेंटर पर जुड़ा हुआ OH ग्रुप को चेक करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल सेंटर कौन सा, यहाँ पे 5 है, और इस ग्रुप में जो OH जुड़ा है वो किधर जुड़ा है, राइट में। राइट के लिए वर्ड कौन सा होगा, डी। और हमें पता है जो फ्रक्टोज कैसी होती है, लेवियो रोटेटरी, तो साइड कौन सा है, नेगेटिव, और ये क्या आपकी भाई, सॉरी, फ्रक्टोज। क्लियर है। तो यहाँ पे ये डी नेगेटिव, यहाँ पे जो डी है ये तो कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो नेगेटिव है ये जो टर्म्स बताता है कि प्लेन पोलराइज लाइट के रेस्पेक्ट में उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मैटर है। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी टर्म्स पढ़ेंगे, ऑप्टिकल जो प्लेन पोलराइड को लेफ्ट में भाई ये कंपाउंड अगर बात है रोटेट करता है, या राइट में, तो ये चीज नेगेटिव और पॉजिटिव ये चीज शो करती है। ये नेगेटिव नहीं, डैश है, और ये भी डैश है, कभी इनको नेगेटिव पॉजिटिव समझ लो। यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो लिखा होता है ये डेक्स्ट्रो और लेवियो का केस होता है कि प्लेन पोलराइज को कहाँ रोटेट करते हैं। क्लियर है भाई चीज। अब इसके बाद इसकी अगर बात है, इसको बनाने का जो तरीका था भाई, इसको ये इसका तो जनरल फॉर्मूला यही ग्लूकोज का होता है, यही किसका है, फ्रक्टोज का है। बनाने का तरीका, आपने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया था एसिडिक मीडियम में, तो ग्लूकोज मिला था, फ्रक्टोज मिला था। ग्लूकोज बनाने की भी यही विधि थी, और किसकी अगर बात करें, फ्रक्टोज बनाने की भी यही विधि है। तो इसको दोबारा नहीं पढ़ते हैं, तो ये वही चीज ग्लूकोज के लिए और फ्रक्टोज के लिए क्या हो जाती, कॉमन। क्लियर है भाई। तो यहां तक पढ़ने के बाद अब इसकी मेन चीज आती, इसकी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, वही सेम अल्फा और बीटा, और वही सेम तरीके से करते क्या, जिस पोजीशन से आपका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड हो रहा, तो आपका 5th नंबर वाला था भाई, दिख रहा है ये, अब इस पोजीशन पर जुड़ा हुआ दिख रहा है, वापिस से सेम वही केस करते हैं, इसी वाले ओरिजिन से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जैसे इस पर माइनस, इस पर पॉजिटिव। ये जो अटैक करेगा वही कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा भाई, ये यहां अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो हमें पता है कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद यहां पर नेगेटिव आएगा और यहां पर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है भाई। या इसको ऐसे भी अगर आप शो कर रहे हो तो आपको पता कहां पे क्या होगा, यहां पे नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव टूट के वहां जुड़ जाएगा, और जहां पे अटैक किया वहां पे कौन सी टर्म जुड़ जाएगी, नेगेटिव वाली। जुड़ने के बाद 2 केस हो सकते हैं। केस क्या भाई, मैं इसको डायरेक्ट चलो बना ही देता हूं। इसी केस में भाई टूटने के बाद दिखना भाई, ये बॉन्ड इधर गया, नेगेटिव आया, और ये OH कहां जुड़ गया, और ये जो बॉन्ड इसका नेगेटिव वाला कहां जाके बंद हो गया भाई, कार्बन से। अब होता क्या है, ये जो OH है इस साइड भी हो सकता है, और ये OH किस साइड हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। तो अगर बात करें, माना कि उस साइड हो, पर देखना CH2 एक साइड अगर बात करें, इस कार्बन से एक साइड तो क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH, और दूसरी साइड क्या जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, OH। उसके नीचे सेम टर्म्स आपकी भाई, वही 3 कार्बन है आपकी, वही टर्म्स, एक तो H है, एक OH है, इधर OH है, इधर H है, इधर अगर बात कीजिए H है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो कहाँ जाके जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे नीचे क्या था, CH2OH। क्लियर है। ये अगर OH एक तो इस साइड हो गया, दूसरा केस क्या हो सकता है भाई अटैक होने के बाद हमें कार्बोनिल फिक्स थोड़ी भाई, यहाँ पे OH उस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी आ सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। इस केस में अगर मैं बात करूं, देखना CH2OH अगर मैं बात करूं, देखना ये सॉरी इस साइड नहीं भाई, इसमें तो इस साइड था ही, माना कि अब इस साइड क्या आ जाए, OH आ जाए, और ये वही आपकी टर्म्स H OH, ये तो आपके पहले ऐसे ही थे, ये यहां जुड़ गया आपका OH H और H, और यहां पर क्या जुड़ रहा है, CH2OH। क्लियर है। बाकी देखो ये चीज तो यहाँ सेम है, लेकिन यहाँ पर अटैक करने के बाद कार्बोनिल की भाई उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा सा कि OH या तो उस साइड चला गया, या OH किस साइड चला गया, इस साइड चला गया, और इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं भाई, अगर OH कौन सी साइड चला जाए, इस साइड चला गया, तो ये तो आपका अल्फा, और ये कौन सा, बीटा।
लेफ्ट साइड है तो बीटा फ्रक्टोज, राइट साइड है तो अल्फा फ्रक्टोज बोला जाएगा। अब इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर मेन चीज है, ये तो इसकी कौन सी होगी, साइक्लिक। अब इंपॉर्टेंट कौन सी, हावर्थ स्ट्रक्चर। साइक्लिक की बात करता है तो आप ये बना के आओगे, ये आपकी कौन सी हो जाएगी भाई, अल्फा डी नेगेटिव, इसको फ्रक्टोज बोलोगे। और ये कौन सी हो जाएगी, बीटा। भाई डी तो इसका मतलब, डी का मतलब डी थी, उसके बाद हमें पता है लेवियो होती है, और इसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, फ्रक्टोज। क्लियर है। और अब इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फ्यूरेन लाइक होती है। फ्यूरेन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, फ्यूरेन की कुछ ऐसी शेप होती है। फ्यूरेन देख उसकी भाई अगर बात करें, ग्लूकोज की पायरेन लाइक स्ट्रक्चर थी, इसलिए बोल रहे तो उसको पायरेनोज। इसकी फ्यूरेन जैसी स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज बोला जाता है। ध्यान से सुनना भाई, ग्लूकोज को तो क्या बोलते हैं, पायरेनोज, और फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है, फ्यूरेनोज बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक नंबर में पूछ भी सकता है। अब इसी टर्म्स में अगर बात करूं मैं, वही सेम टर्म्स पे कितने मेंबर रिंग बनेगी, देखना। एक जो बॉन्ड है ऑक्सीजन से लेके जो बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, कार्बन, एक बॉन्ड। क्लियर। दूसरा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तीसरा बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में, चौथा बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में, और पांचवा बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। भाई ये जो रिंग बनी है, इसके बीच में कितने बॉन्ड आए वो काउंट किए, मतलब 5 मेंबर रिंग बनेगी। इस रिंग को मैं ऐसे बना सकता हूं, देखना भाई, ये आपकी ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन से जस्ट पास वाली पोजीशन पर ध्यान से देखना, मैंने पहले बताया था नीचे वाला जो CH2OH है, कुछ नहीं करना आपको, कहां लिख देना है, ऊपर, हमेशा ही नीचे, और ये H को कहां लिख देना है, नीचे। अब इसके इस वाले कार्बन पर चलते हैं, ध्यान से देखना, इस वाले कार्बन पर चले तो जो इस साइड है वो तो ऊपर, हमने पहले वही बात की थी, जो उस साइड वाले वो नीचे। ऊपर कौन लिखा जाएगा, H, नीचे कौन लिखा जाएगा, OH। अगले वाली पोजीशन पर, इस पर ऊपर क्या है भाई, OH, और नीचे क्या आ जाएगा, H। इस वाली टर्म्स पर ऊपर क्या भाई, CH2OH है, और नीचे क्या आएगा, OH आएगा। बस इतना ही। ये तो आपका कौन सा हो गया, ये हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोज। लेकिन अगर बात करें बीटा डी फ्रक्टोज में, सिर्फ एक फर्क मिलेगा, कहां पे मिलेगा, इस वाली पोजीशन पर। और इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन, जो कॉन्फ़िगरेशन अल्फा और बीटा के बीच में डिफरेंशिएट करता है। तो ये तो कौन सी होगी भाई, आपकी अल्फा डी ग्लूको। अगर बात है फ्रक्टोज, अगर इसमें मैं बात करूं, आप इसको ऐसे बनाओगे भाई, ये ऊपर जाएगा सेम एज इट इज, H, ये ऊपर, OH नीचे, उसके बाद ये OH ऊपर, ये H नीचे। उसके बाद अगर बात करें, ये अगर बात है आपका OH ऊपर होगा। अब ये बस यहां पे फर्क मिलेगा, OH ऊपर होगा डी में, और CH2OH कहां होगा, नीचे। और ये जो आपका बोला जाएगा, कौन सा बोला जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज बोला जाएगा। ये हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज की होती है। तो आपसे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछे तो ये रही, और हावर्थ स्ट्रक्चर पूछे तो ये रही। और जो फ्रक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर जो किससे रिलेटेड होती है, फ्यूरेन से, तो इसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। फ्यूरेज टाइप की होती है, फ्यूरेन आपसे बताया था कैसा होता है, तो ये फ्यूरेनोज टाइप बोली जाती है, फ्यूरेनोज भी बोलते हैं। अल्फा और बीटा जो फ्रक्टोज होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज बोला जाता है। तो भाई इसी के साथ जो आपके मोनोसैकेराइड है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगले जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो आपके ओलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे और आपके पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।